प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपको थंबनेल के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है कि यूपीएसआई भर्ती 2025 सेट नंबर 5 वही अमोघ अस्त्र सीरीज फिर आ गई है आपके लिए। आज का जो पेपर है 28/11/2021 का शिफ्ट नंबर 3। 28/11/2021 में जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था शिफ्ट नंबर 3 में, थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वही हूबहू पेपर हम आज आपके लिए लेके आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, प्रश्नों के माध्यम से समझिएगा कि क्या पेपर का स्टैंडर्ड था, पेपर कैसा था और आपके एग्जाम में प्रश्न कैसा आएगा, सब कुछ देखिएगा आप। एक एक प्रश्न को बेहतरीन तरीके से हम लोग आज सॉल्व करेंगे। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चे, देर ना करते हुए हम आपसे गुजारिश करेंगे कि एक बार आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, दमदारी के साथ बता दीजिए कि यूपीएसआई अमोघ अस्त्र सीरीज का सेट नंबर 5 आ चुका है और आप भी तैयार हो जाइए, कलम और कॉपी लेके बैठ जाइए और मेरे साथ आपको मेहनत करनी है। पूरा सेट सॉल्व करने के बाद ही आपको उठना है, ये प्रतिज्ञा करके आपको आज बैठनी है मेरे प्यारे बच्चे। चलिएगा चलते हैं, प्रश्न से शुरुआत करते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 1 लिखा गया है कि कौन रस का अस्थाई भाव क्या है। तो लल्ला आपको बताना है कि कौन रस का अस्थाई भाव क्या है। तो कौन रस का अस्थाई भाव जो है वो क्या है, शोक है। और वीर रस का अस्थाई भाव क्या है, उत्साह है। और हास रस का अस्थाई भाव क्या है, हास है। और श्रृंगार रस का, कौन से रस का भैया, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, रति अथवा प्रेम है। राम को देखकर जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया मां सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। चलो भैया, पहले का आपका कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला सही जवाब है आपका। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा, प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा। अतिरंजित होगा, रंजित होगा, अतिरंजनी होगा, अतिरंजित होगा। तो डी इज द राइट आंसर। अतिरंजन शब्द का विशेषण अतिरंजित होगा मेरे प्यारे बच्चे। चलो आज की क्लास के तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। शिव का पर्यायवाची क्या होगा। आपको बताना है कि शिव का पर्यायवाची क्या है। क्या मुकुंद शिव का पर्यायवाची है। अंबर आप जानते हो किसका पर्यायवाची है, आसमान का पर्यायवाची है। और हेरंब आप जानते हो किसका पर्यायवाची है भैया, गणेश का पर्यायवाची है। और श्रीकंठ किसका पर्यायवाची है भैया, शिव का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, शिव का। और मुकुंद किसका पर्यायवाची है भैया, भगवान विष्णु का पर्यायवाची क्या है, मुकुंद है। और हेरंब लंबोदर गणेश गजानन किसकी पर्यायवाची है, गणेश की। और श्रीकंठ शिव की पर्यायवाची है। और अंबर आसमान का पर्यायवाची है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता चल चुका है शिव का पर्यायवाची क्या होगा। तो आप जवाब क्या देंगे, श्रीकंठ। और अंबर का विलोम क्या होता है मेरे दोस्त, अवनि होता है। क्या होता है, अवनि का विलोम अंबर और अंबर का विलोम क्या होता है, अवनि होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। लल्ला आपको जवाब देना है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बता दोगे वाच्य कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त, 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो वाच्य के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। बी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। बहुधा का विलोम कौन सा होगा। हूबहू वही पेपर जो यूपीएसआई का आया हुआ है मेरे दोस्त, वही पेपर मैं आपके समक्ष लेके आया हूं। बहुत बेहतरीन प्रश्नों को लेके आया हूं। देखिएगा बहुधा का विलोम कौन सा होगा, बाध्य तो होगा नहीं, हाँ यदा कदा होगा। बहुधा का जो एकदम सही और सटीक जवाब है वो क्या होगा, यदा कदा होगा। और बेमेल का विलोम क्या होगा, मेल होगा। और मेल का विलोम बेमेल होगा। बाध्य का क्या होगा, अबाध्य होगा। बाध्य का क्या होगा, अबाध्य होगा। ठीक है, तो आपका 5 का जो एकदम सही और सटीक जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिएगा और सदैव का विलोम अगर आपसे पूछा जाए मेरे दोस्त, तो सदैव का विलोम आप बता दीजिएगा क्या होगा, कभी कभी। क्या होगा, कभी कभी। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार कौन है।
अज्ञेय है, धर्मवीर भारती है, नरेंद्र कोहली है, रघुवीर चौधरी है। न रघुवीर चौधरी है, न नरेंद्र कोहली है, न धर्मवीर भारती है। सूरज का सातवां घोड़ा किसका है मेरे दोस्त? सूरज का सातवां घोड़ा किसका है? धर्मवीर भारती का। और अज्ञेय कितनी नाव में कितनी बार? इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। और मेरे दोस्त अज्ञेय की कुछ अन्य रचनाएं हैं। नदी के द्वीप, कितनी नाव में कितनी बार, भग्नदूत, इत्यलम, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, ये सब किसकी रचनाएं हैं? वही भैया अज्ञेय की रचनाएं हैं। अगर हो सके तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अज्ञेय की रचनाएं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा मेरे दोस्त। भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? बताना है। राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, काव्य भाषा है, या तकनीकी भाषा है? मेरे दोस्त आपको क्या बताना है, देखिएगा। राजभाषा है कि राष्ट्रभाषा है? तो लल्ला, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? तो राजभाषा के अंतर्गत शामिल है। राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो संपूर्ण जनता, किसी राष्ट्र के संपूर्ण जनता के द्वारा बोले जाने वाली भाषा को ही हम क्या कहते हैं लल्ला? राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो ये इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा। निहार किसकी रचना है? नागार्जुन की है नहीं, और दिनकर की भी है नहीं, और प्रेमचंद्र की है नहीं। तो किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। निहार, नीरजा, यामा, इनकी रचनाएं हैं। और इन्हें आधुनिक युग का मीरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा। इनमें लिखा गया है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? भैया बताना है आपको, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? देखिए यहाँ पे भौरा लिखा गया है। भौरा का क्या होता है? भ्रमर होता है, तत्सम। और भौरा यहाँ पे तद्भव है। जेठ का क्या होता है भैया? ज्येष्ठ होता है। क्या होता है? ज्येष्ठ होता है। और मेघ का क्या होता है भैया? मे होता है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो मेघ अपने आप में तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है लल्ला? तत्सम शब्द है। तो पहला आपका क्या है? सही जवाब है। चलिएगा प्रश्न संख्या 10 देखिएगा मेरे दोस्त। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, एक बार अपने हर साथी के पास वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दो। बता दो रोजाना रात 8 बजे आने वाली क्लास आ चुकी है। यूपीएसआई अमोघ अस्त्र सीरीज का सेट नंबर 5 आ चुका है, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यही वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में छपेंगे। ऐसे ही कुछ प्रारूप होगा आपके एग्जाम में, लेकिन जब आप मेरा 58 सेट सॉल्व करके जाएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में दिशांत सर ने जो कहा था वैसा ही हो रहा है। तो 58 सेट सॉल्व कर लोगे जिस दिन, आपके अंदर एक सेल्फ जो है, आपके अंदर खुद के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में मैंने हिंदी पढ़ा है। और कायदे से अगर आपने पढ़ा है या 58 सेट सॉल्व करके गए तो मेरे दोस्त आपको कोई परास्त नहीं कर सकता है, क्योंकि आप हर एक छोटी बड़ी बात को जान जाओगे कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, जान जाओगे प्रश्न का स्तर क्या रहने वाला है, जान जाओगे कि कहां से कितना प्रश्न पूछा जाने वाला है, जान जाओगे आपकी मुझे कितनी मेहनत की आवश्यकता है। और आज के इस वीडियो में आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब भी दीजिएगा कि आप आज इस 40 प्रश्न में कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया है और कितने प्रश्नों का उत्तर आपने गलत दिया है। वादा करो कि हाँ गुरुजी, जब वीडियो खत्म होगी तब हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि गुरुजी हमारा इतना क्वेश्चन सही है, इतना क्वेश्चन गलत है। आप मुझे अवश्य बताइएगा मेरे प्यारे बच्चे। चलिएगा, व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा? अव्यक्त का विलोम, ये तो लिखा गया है भैया, क्या लिखा गया है? अव्यक्त। ये तो होगा नहीं। अव्यक्त का विलोम क्या होगा भैया? व्यक्त होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? व्यक्त होगा। अव्यक्त मतलब किसी चीज को न व्यक्त कह पाना, और व्यक्त का मतलब किसी चीज को कह पाना। ठीक। व्याप्त का क्या होगा? अव्याप्त होगा। सी इज द राइट आंसर। और व्यापक का विलोम क्या होगा? अव्यापक होगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा लल्ला। 11 में क्या कह रहा है? संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? आपको जवाब देना है कि संस्कृत के 4 अध्याय श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद की तो रचना है नहीं,
और सुभद्रा कुमारी चौहान की भी रचना नहीं है, श्याम नारायण पांडे की भी रचना नहीं है, तो है किसकी भैया? संस्कृत के 4 अध्याय ये रामधारी सिंह जी की रचना है, और उर्वशी भी इन्हीं की रचना है, और रसमरथी भी इन्हीं की रचना है। रसमरथी आपने पढ़ा होगा, कण के ऊपर बनी हुई है। जैसे कहा जाता है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, क्या पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 गांव रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे अस न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के लिए न सका। इसको किसने लिखा है भैया? आपके रामधारी सिंह दिनकर जी की है रचना है, रचमरती है, जिसका रथ पूर्ण का होता है। और संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और सुभद्रा कुमारी चौहान को सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? सुकुमार कवि भी कहा जाता है सुभद्रा कुमारी चौहान को। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। अनुच्छेद को पढ़ना है और दिए गए सवालों का सही जवाब चुनना है। कोई भी समाज शून्य में जीवित नहीं रह सकता, उसे अपने लोगों, अपने पशुओं, अपनी जमीन, अपने पेड़ पौधों, अपने कुएं, अपने तालाबों, अपने खेतों के लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जो स्वयं सिद्धि के साथ समय सिद्ध हो। काल के किसी खंड विशेष में समाज के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर जो व्यवस्था बनती है, उसे फिर सभी सदस्य मिलजुल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं और मजबूत बनाते हैं। अपने ऊपर खुद लगाया हुआ यह अनुशासन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है। चलिएगा लल्ला, अनुच्छेद को आपने पढ़ा है, जवाब देना है। इनमें कौन सा शब्द तत्सम है? मेरे दोस्त जवाब दीजिएगा, आपके आंखों के सामने प्रश्न दिख रहा है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? मजबूत भी तद्भव है, जमीन भी तद्भव है, और खुद तो आप जान ही रहे हो कि खुद किस भाषा का शब्द है भैया? किस भाषा का शब्द है? उर्दू भाषा का शब्द है। और शून्य अपने आप में कैसा शब्द है मेरे दोस्त? तत्सम शब्द है। शून्य अपने आप में कैसा शब्द है मेरे लल्ला? तत्सम शब्द है, जो तत् धन सम 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तत् मतलब उसके, किसके, मूल भाषा अथवा संस्कृत भाषा के समान वाले शब्दों को क्या कहते हैं भैया? तत्सम कहते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा। जिस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है उस शब्द को आपको बताना है। देखिए पशुओं लिखा गया है, तो इसमें भी देखो पशुओं में देखो ओ प्रत्यय लगा हुआ है, लोगों में भी आपका ओ प्रत्यय लगा हुआ है, और सदस्यों में भी आपका ओ प्रत्यय लगा हुआ है, जबकि पीढ़ी में आपका कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। इसलिए सी इज द राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन पेपर है जो आप सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट तक बने रहिएगा मेरे दोस्त, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आखिरकार ये क्लास आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। हो सकता है आप एग्जाम में जाएं और हूबहू कुछ प्रश्न आपको मिल जाएं। तो अगर लगातार आप मेरे साथ बने रहोगे तो ऐसा संभव है कि चीजें आपको बहुत बेहतर समझ में आएंगी। आपको लगने लगेगा कि हाँ मुझे अब हिंदी आने लगी है, अब इससे कोई समस्या नहीं है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? आपको विदेशी शब्द के बारे में बताना है। तालाब लिखा गया है, और खुद लिखा गया है, पेड़ लिखा गया है, खंड लिखा गया है, तो ना खंड है, ना पेड़ है, ना तालाब है क्या? खुद अपने आप में कैसा शब्द है लल्ला? विदेशी शब्द है। कहते नहीं यार ये बहुत खुदगर्ज आदमी है, ऐसे कहते हैं ना, तो खुद अपने आप में क्या है? विदेशी शब्द है। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा। लल्ला लिखा गया है, हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन है? तो मेरे दोस्त हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले साहित्यकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, जिनकी रचना कौन सी है? उर्वशी पर इनको दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो बी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वज्ञ का विलोम कौन सा होगा? तो सर्वज्ञ का विलोम क्या होगा भैया? सर्वज्ञ का विलोम जो होगा आपका क्या होगा मेरे दोस्त? अल्पज्ञ होगा। डी इज द राइट आंसर। और अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ होगा। क्या होगा लल्ला? अनभिज्ञ होगा। और कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ होगा।
कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होगा। कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को न मानने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, और कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को मानने वाला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं भैया। देखिएगा प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, इसमें लिखा गया है इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। देखो निरंतर का संधि विच्छेद करोगे तो आप यहां पर आएगा निधन अंतर आएगा। क्या आएगा लल्ला? निधन अंतर। दिग्गज का संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? दिक धन गज होगा। इसमें कौन संधि है भैया? व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन। यहां पे कौन संधि है भैया? विसर्ग संधि है। और इधर आओगे महिष का संधि विच्छेद करोगे तो महीधन ईश होगा भैया। यहां पे कौन संधि है भैया? दीर्घ संधि है। कौन संधि है दोस्त? दीर्घ संधि है। और जगदीश का संधि विच्छेद करोगे तो ये हो जाएगा आपका क्या? जगत धन ईश। यहां पे कौन संधि है? यहां पर भी कौन संधि है मेरे दोस्त? इसमें भी व्यंजन संधि है। जब स्वर के बाद स्वर का मिलन होता है तो वहां पे कौन संधि होती है? स्वर संधि। जब व्यंजन के बाद स्वर और स्वर के बाद व्यंजन और व्यंजन के बाद व्यंजन का योग होता है तो वहां पे कौन संधि होती है भैया? व्यंजन संधि होती है। कौन संधि? व्यंजन। यहाँ पे देखिए विसर्ग आया है ना, तो निधन अंतर, ये कौन संधि है? विसर्ग संधि है। तो इसमें बताना इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? तो ए इज द राइट आंसर। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये स्वर संधि का उदाहरण है, और ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है भैया, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा। 18 क्या कह रहा है आपसे? देखिएगा लल्ला, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? कुमारी सुत, कन्या पुत्र, अवैध पुत्र, कानीन। तो डी इज द राइट आंसर। एक वैध पुत्र होता है, अपनी स्त्री से उत्पन्न जो बच्चे होते हैं उनको क्या कहा जाता है भैया? वैध वैध पुत्र कहा जाता है। और पराई स्त्री से जो बच्चा होता है उसको क्या कहा जाता है? अवैध पुत्र कहा जाता है। ठीक है, अपनी स्त्री से उत्पन्न संतान को वैध पुत्र और पराई स्त्री से उत्पन्न संतान को अवैध पुत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा लल्ला, लिखा गया है कि मनोहर सो रहा है। वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा है? सकर्मक है कि अकर्मक है? सकर्मक है कि अकर्मक है? प्रेरणार्थक है कि द्विकर्मक है? देखो लल्ला, ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्म हो उसे क्या कहा जाता है? द्विकर्मक। और सकर्मक ऐसी क्रिया जिसके साथ कितना कर्म हो? एक कर्म हो, उसे क्या कहा जाता है? सकर्मक। और अकर्मक ऐसी क्रिया जिसमें कोई भी कर्म ना हो। तो लल्ला यहां पे देखिए मनोहर सो रहा है। मनोहर सो रहा है, तो अगर आपसे पूछा जाए क्रिया का कौन सा भेद होगा तो ये पहला ए इज द राइट आंसर, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, और प्रेरणार्थक का मतलब होता है जब कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी दूसरे के माध्यम से कार्य करवाता है तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। चलिए लल्ला अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 20 देखिएगा। संस्कृति का विशेषण कौन सा है? आपको यहां पे जवाब देना है। सांस्कृति होगा कि सांस्कृतिक होगा कि संस्कृत होगा कि सांस्कृतिक होगा? ये तो हो नहीं सकता। जब लल्ला एक प्रत्यय जुड़ेगा तो बड़ा मात्रा आएगी, तो यहाँ पे बड़ा मात्रा आई नहीं, इसलिए हो नहीं सकता। और ये सांस्कृतिक तो होगा नहीं, ये भी गलत है। और होगा क्या लल्ला? होगा यहाँ पे सांस्कृतिक। बी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 21 देखिएगा भैया, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? तो आपको जवाब देना है लल्ला। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं तो ऐसा कौन सा राज्य है? वो गुजरात है। गुजरात राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर। चलिएगा मेरे दोस्त अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या देखिएगा 22, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है? अधिकारी, आग्नेय, अंतर, आंतरिक। तो लल्ला इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषण का उदाहरण नहीं है? आपको जवाब देना है। तो अंतर जो है ये विशेषण का उदाहरण नहीं है। अधिकारी भी है, आग्नेय भी है और आंतरिक भी है, तो सी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द है विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो अंतर ये विशेषण का उदाहरण नहीं है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या न देख के भैया देखिएगा, एक सूचना है आपके लिए।
यूपीएसआई 2025 फुल मॉक टेस्ट ऑफलाइन लक्ष्य क्लासेस एड्रेस गोलाघाट नियर आस्था हॉस्पिटल पेट्रोल पंप के सामने। मेरे दोस्त कल जो रविवार आ रहा है, इस रविवार को छोड़ के अर्थात 20 तारीख के बाद जो रविवार आएगा, आपके लिए यूपीएसआई के लिए एक बेहतरीन टेस्ट रखा गया। जो टेस्ट होगा ये ऑफलाइन होगा। अगर आप हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अगल बगल किसी गांव के किसी शहर के रहने वाले हैं, तो मेरे दोस्त ये सूचना आप अपने हर साथी तक पहुंचा दीजिए कि टेस्ट पूर्णतः बिल्कुल फ्री टेस्ट है, टेस्ट का कोई चार्ज नहीं है लल्ला। तो आप बता दीजिएगा आने वाली 20 तारीख के बाद जो यूपीएसआई का फुल मॉक टेस्ट आ रहा है वो आपके लिए आ रहा है। अर्थात ये मॉक टेस्ट 25 तारीख को आ रहा है, 25 मई को आ रहा है। तो अगर आप हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो अपने हर साथी को बताओ, क्योंकि ये जो टेस्ट होगा लल्ला ये ओएमआर स्कैनर पे होगा, और ओएमआर स्कैनर पे होने के कारण आपको सारी चीजें पता चलेंगी कि किसमें कौन सा कितना क्वेश्चन गलत है, कितना सही है, कितना हमने छोड़ा है, क्या हमारी कमियां हैं, कमियों पे हमें सुधार करना है, देखना है चीजों को। ओएमआर स्कैनर है जो विद इन 20 मिनट्स आफ्टर आपको रिजल्ट दे देगा। तो लल्ला आप हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य क्लासेस सुल्तानपुर के टेलीग्राम चैनल पे अवश्य जुड़ जाएं, वहां पे सारी सूचनाएं समय समय पे प्रेषित की जाती हैं। तो लल्ला चलिएगा हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आने वाली 25 तारीख को आपका एक यूपीएसआई का फुल मॉक टेस्ट है। जो यह टेस्ट है भैया वो क्या है, ऑफलाइन है। आइएगा, हिम किरीटनी किसकी रचना है, आपको यहाँ पे जवाब देना है। हिम किरीटनी किसकी रचना है, निराला सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की तो है नहीं, महादेवी वर्मा जिसे आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, इनकी भी रचना नहीं है, और राहुल साकित्यायन इनकी भी रचना नहीं है। माखन लाल चतुर्वेदी, हिम किरीटनी माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। और पुष्प की अभिलाषा भी किसकी है, माखन लाल चतुर्वेदी की है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पथ पर मातृभूमि को शीश चढ़ाने जावे वीर अनेक। किसने कहा था, माखन लाल चतुर्वेदी की रचना है। कौन सी रचना है, पुष्प की अभिलाषा में लिखा गया है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखिएगा, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा। देखिएगा लल्ला आपको बताना है अमृत का पर्यायवाची क्या होगा। विपिन ये किसकी पर्यायवाची है भैया, जंगल की। विपिन, कानन, आरण्य किसकी पर्यायवाची है दोस्त, जंगल की। और दादुर किसकी पर्यायवाची है लल्ला, मेढक की पर्यायवाची है। और सोम किसकी पर्यायवाची है लल्ला, अमृत की पर्यायवाची है। राघव किसकी पर्यायवाची है भैया, रामचंद्र भगवान जी की पर्यायवाची है। राम, राघव, रघुपति किसकी पर्यायवाची है, राघव, राम, रामचंद्र किसकी पर्यायवाची है, भगवान राम की पर्यायवाची है। और अमृत अपने आप में कैसा शब्द है दोस्त, तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव जो होता है वो क्या होता है लल्ला, अमी होता है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं भैया। देखिएगा प्रश्न संख्या 26 देखिएगा, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, आपको यहाँ पे जवाब देना है मेरे दोस्त। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है, वर्णनात्मक तो है नहीं, चित्रात्मक तो है नहीं, प्रतीकात्मक भी नहीं है, है क्या भैया, अक्षरात्मक है। क्या है लल्ला, अक्षरात्मक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मुख करते हैं। वीडियो को दमदारी के साथ धुआंधार तरीके से एक बार आप फैला दो, बता दो कि रोजाना 8 बजे आने वाली क्लास आ गई है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। पेड़ से पत्ता गिरा, बिल्कुल ये सही जवाब है। पेड़ में से पत्ता गिरा ये भी गलत जवाब है, और पेड़ की पत्ता गिरी ये भी क्या है, गलत है। तो सबसे सही और शुद्ध वाक्य कौन सा है लल्ला, बी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न पे चलते, प्रश्न संख्या 28 देखिएगा, सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण समुदायवाचक तो होगा नहीं लल्ला, परिमाणवाचक भी नहीं होगा। अब देखिए संख्यावाची विशेषण के कितने प्रकार होते हैं भैया, 2 प्रकार होते हैं। एक निश्चित संख्यावाची और दूसरा क्या होता है भैया, अनिश्चित संख्यावाची। क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाची। अब निश्चित संख्यावाची के भी कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार में मैं आपको बता दूं भैया, गणनावाचक। क्या होता है भैया, गणनावाचक। और दूसरा क्या है, क्रमवाचक। और तीसरा क्या है भैया, आवृत्तिवाचक। चौथा क्या है भैया, समुदायवाचक। पांचवा क्या है भैया, प्रत्येक बोधक है या प्रत्येक वाचक है। ठीक है लल्ला, तो इसके 5 प्रकार, और अनिश्चित संख्यावाची के अंतर्गत ही ये आएगा। 50 लोग थे, किसके अंतर्गत आएगा भैया,
अनिश्चित संख्यावाचक। तो सी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखिएगा, जहां एक या अनेक वर्णों की एक क्रम में एक बारी आवृत्ति हो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? लल्ला आप जवाब दीजिए। विप्सा तो होगा नहीं, श्लेष का शाब्दिक अर्थ चिपका हुआ होता है, लाटा अनुप्रास भी नहीं होगा, होगा क्या? छह का अनुप्रास होगा। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को एक बार दमदारी के साथ धुआंधार तरीके से भैया आप शेयर कर दो। उन्मीलन शब्द का विलोम कौन सा होगा? लल्ला उन्मीलन शब्द का विलोम आपको बताना है, तो उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होगा? निमीलन होगा। और यहीं पे अगर लिखा होता क्या भैया, उन्मूलन लिखा होता, तो उन्मूलन का विलोम क्या होता है भैया? रोपण होता है। तो इस वाले प्रश्न का जवाब ए पहला, ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 31 देखिएगा, 10 और प्रश्न बचे हुए हैं। नजर को गड़ाए रहिए, अपने आप को बनाए रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। झमाझम कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को आप बताते रहिए कौन सा ऑप्शन सही है, दे दो जवाब लल्ला। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? उन्नयन। ये तो हो ही नहीं सकता, उन्नयन लिखा गया है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसको तोड़ दो, टूट जाएगा, उत्धन नयन में टूट जाएगा। तो यही आपका जवाब सही है। पूछा भी जा सकता है उन्नयन में कौन सा उपसर्ग है, तो ठोक के जवाब दे देना उत उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग है। और ये भी गलत है और ये भी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी इज द राइट आंसर। चलो मेरे दोस्त चलिएगा प्रश्न संख्या 32 देखिएगा, चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो आपको जवाब देना है रूपक अलंकार। रूपक का शाब्दिक अर्थ होता है रूप दे देना, और यमक का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़वा। जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए हो परंतु उनका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? यमक। और उपमा अलंकार में वाचक शब्द से आप पहचान जाओगे, शीशा, शीशा से सो सम सरिस के जैसा के जैसी के समान जिम तुल्य नाई इत्यादि वाचक शब्द आएंगे तो कौन सा अलंकार होगा? उपमा। और श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। जहां पर काव्य में एक शब्द एक ही बार आए लेकिन प्रश्नानुसार उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा लल्ला? श्लेष अलंकार होगा। सुबरण को खोजत फिरत कवि कामी अरु चोर। यहाँ पे सुवर्ण का कितना अर्थ है? 3 अर्थ है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 देखिएगा, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? जवाब दो लल्ला। स्रोत को और भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उत्पत्ति के आधार पे, या और भी आप जानते हो किस नाम से जाना जाता है? उत्पन्न के आधार पे, या आप तीसरा नाम इसका क्या है? स्रोत है। जैसे आपका घर का नाम और स्कूल का नाम और गांव का नाम अलग अलग नाम हो, लेकिन नाम किसका है? सारा तुम्हारा है। उसी तरीके से चाहे उत्पत्ति बोलो, चाहे उत्पन्न बोलो, चाहे स्रोत बोलो, उत्पत्ति, उत्पन्न या स्रोत के आधार पे शब्द के 4 प्रकार होते हैं लल्ला। पहले नंबर पे जो आता है वो क्या आता है? तत्सम। दूसरे नंबर पे जो आता है वो क्या आता है मेरे दोस्त? तद्भव। तीसरे नंबर पे क्या आता है लल्ला? देशज। और चौथे नंबर पे क्या आता है भैया? विदेशज। और इसी विदेशज के अंतर्गत हम ढेर सारे शब्दों को पढ़ते हैं, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, जापानी, तुर्की, डच, फ्रांसीसी और संकर भी इसी विदेश के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आओ यहां तुमको मैं बता दूं। तत्सम का मतलब तत्घन सम, तत् मतलब उसके सम मतलब समान। किसके? मूल भाषा अथवा संस्कृत भाषा के समान वाले शब्दों को जो हिंदी में ज्यों के त्यों यूज होते हैं उनको तत्सम कहते हैं। तद्भव वे शब्द जो हिंदी में आते आते अपने रूप को बदल लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। देशज जा मतलब जन्म लेने वाला, अपने ही देश में ग्रामीण आंचलिकता के प्रभाव से बोले जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? देशज कहते हैं। और विदेश धंजा, विदेश में जन्म लेने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? विदेशज बोलते हैं। तो यहां आपको बताना है उत्पत्ति, सॉरी बच्चों, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। कौन सा ऑप्शन सही है? ए वाला ऑप्शन सही है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, 34 नंबर देखिएगा, नाक का बाल होना। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है कष्ट देना, गलत बात है। अधिक समीप होना, गलत बात है।
पालतू होना गलत बात है, अधिक प्रिय होना। सी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। फटाफट आप जवाब दीजिए, कमेंट में कमेंट करके बताइए मुझे कि कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है, आसान लग रहा है कि कठिन लग रहा है। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? लल्ला, यह गाय अधिक दूध देती है, दूध देती है लेकिन कैसे? अधिक दूध देती है, अधिक दूध दे रही है। कौन? गाय दे रही है अधिक दूध, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? दूध की। तो बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 36 देखिएगा, प्रश्न संख्या 36 में आपको जवाब देना है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? वत्सल, उल्लंघन और उज्जवल, और फिर लिखा गया है मनोरथ। लल्ला, वत्सल भी सही है, उल्लंघन भी सही है और उज्जवल गलत लिखा गया मेरे दोस्त। 2 बार आधा आधा रहता है, इसको तोड़ोगे तो टूट जाएगा किसमें? उत्तधन ज्वल में टूट जाएगा, इसलिए सी इज द राइट आंसर। आपको बताना है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उज्जवल है। मनोरथ को तोड़ोगे तो टूट जाएगा दोस्त, इसमें कौन संधि है? विसर्ग संधि है, मनाधन रथ में टूट जाएगा। उल्लंघन को तोड़ोगे तो लल्ला उत्तधन लंघन में टूट जाएगा। आपसे पूछ सकता है संधि, तो व्यंजन संधि बता देना। आपसे उपसर्ग पूछेगा तो उत उपसर्ग बता देना। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 37, दीजिएगा दबाव, खटाखट बताइएगा किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। जवाब देना है आपको कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। लल्ला, विदेश लिखा गया है, विधन देश। फिर देखो अत्यधिक लिखा गया है, इसे आप तोड़ोगे तो इसमें यड़ संधि का नियम लगेगा। किसका नियम लगेगा भैया? यड़ संधि का नियम लगेगा। तोड़ दोगे तो टूट जाएगा किसमें? अतिरहन अधिक, इसमें भी लगा हुआ है उपसर्ग और इसमें भी लगा हुआ है उपसर्ग। और संयोग को तोड़ोगे तो टूट जाएगा किसमें? समधन योग में टूट जाएगा, तो यहां भी लगा हुआ है उपसर्ग। जबकि सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है। सुरेश कैसा शब्द है? मूल शब्द है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 38, देखिएगा आपको जवाब देना है। इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? बताइएगा, खटाखट कमेंट करके बताइए तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। आप जानते हो सबसे पहले कंठ आता है, तो सबसे पहले का वर्ग आता है, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, अर्थात काका गागा अंगा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। दूसरे नंबर पे चा आता है, क्या आता है? चा वर्ग। और दूसरे नंबर पे तालु आता है, तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य। मतलब चा छा जा झा यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है भैया? तालव्य। कहां दिखाई दे रहा है? देख लो भैया, किस ऑप्शन में आपको चा छा जा झा दिखाई दे रहा है? तो डी इज द राइट आंसर। ता था दाधा, तो ता था दाधा ना का उच्चारण स्थान क्या है भैया? दंत है। और उसके बाद यहाँ पे दा और टा लिखा गया है, तो दा का उच्चारण स्थान दंत है, मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे मां लिखा गया है, यहाँ पे पा लिखा गया है, तो पाफा बाबा मां का उच्चारण स्थान क्या है भैया? ओष्ठ है। चलो कौन सा ऑप्शन सही है? डी इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 39 पे जवाब दीजिएगा। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां पे कौन सा अलंकार होगा? बिनु पग चले, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे बिनु नाना। मेरे प्यारे बच्चों, जिसके पास पैर नहीं है वो भी चल रहा है, जिसके पास कान नहीं है वो भी सुन रहा है, जिसके पास हाथ नहीं है वो भी नाना प्रकार के कामों को कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो आज की सेशन का आखिरी प्रश्न है। जवाब दीजिएगा आप, आपसे पूछा जा रहा है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है के लिए एक शब्द क्या होगा? खाना बदोश होगा, पाथे होगा, उपाहार होगा, स्वल्पाहार होगा। तो इसका जवाब मुझे आप कमेंट करके बताइए, लेकिन मैं जाते जाते आपको बता दे रहा हूं बी इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चे, आज हमारा और आपका साथ यहीं तक। मैंने आज फिर अमोघ अस्त्र सीरीज का 5वां सेट आपको करा दिया है, और ऐसे मैंने आपको 58 सेट कराने का मैंने आपको प्रतिज्ञा की है, मैंने आपको वचन दिया है, उस वचन को मैं निभाऊंगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, आप मेरे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक देखा करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि वाकई यहाँ पे मेहनत हो रही है, आपके लिए काम हो रहा है, तो वीडियो को दमदारी के साथ शेयर करिएगा। और लास्ट में कमेंट के माध्यम से मुझे आप जरूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, क्या और करना चाहिए। और आप मुझे ये भी जवाब दीजिएगा कि आज आपने इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्नों को आपने सही किया है और कितनी गलतियां आपकी हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।